ये कहानी है ईशा और निशा की। वो दोनों जुड़वा बहनें हैं। निशा काली पैदा हुई थी और ईशा गोरी। इसीलिए बचपन से सभी रिश्तेदार निशा को चिढ़ाते थे। क्या रे निशा, तेरी शादी कैसे होगी हैं? इतनी काली जो है तू। हाँ हाँ, देखना लड़का तुझे देखने आएगा और ईशा को ब्याह के ले जाएगा। ये सब सुनकर निशा को बुरा लगता था, लेकिन ईशा हमेशा उसके साथ खड़ी होती थी। क्यों नहीं होगी निशा की शादी? देख लेना, पहले निशा की शादी होगी और फिर मेरी। अच्छा, तब तो तू जिंदगी भर कुंवारी रह जाएगी। ठीक है, देख लेंगे। इसी तरह एक दूसरे का साथ देते हुए दोनों बहनें बड़ी हो गई। उनके माता पिता ने लड़का देखना शुरू कर दिया। ईशा बेटी, पहले तेरी शादी करवा देते हैं, उसके बाद निशा की शादी होगी। हाँ माँ, यही ठीक है। पता नहीं मेरी शादी होगी भी या नहीं, पहले ईशा की शादी करवा दीजिए। नहीं, जब तक तेरी शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगी। बचपना मत कर ईशा, तू सुंदर है, गोरी है, तेरी शादी झट से हो जाएगी। लेकिन मेरी बात अलग है। पता नहीं लड़के मुझे पसंद करेंगे भी या नहीं। शायद मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रह जाऊं। तो फिर तेरे साथ मैं भी कुंवारी रह जाऊंगी। ईशा जिद पकड़कर बैठ गई। इसीलिए उनके माँ बाप पहले निशा के लिए लड़का देखने लगे। 2-3 लड़के निशा को देखने के लिए आए भी, लेकिन निशा को देखते ही उन्होंने मना कर दिया और पतली गली से निकल लिए। तब निशा के पिता ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। निशा की शादी करवाने के लिए मुझे दहेज में बहुत पैसे देने होंगे, नहीं तो कोई मेरी बेटी से शादी नहीं करेगा। उन्होंने 10 लाख दहेज का ऐलान किया। उसके बाद अमित नाम का एक लड़का निशा को देखने के लिए आया। देखने के बाद उसने कहा, लड़की बहुत काली है। इतनी काली लड़की से शादी के बारे में तो सोचा तक नहीं था मैंने। लेकिन बेटा, मैं 10 लाख रुपए दहेज में भी तो दे रहा हूँ ना, साथ में एक नई गाड़ी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन कुछ जम नहीं रहा। ये सब बातचीत हो ही रही थी कि तभी वहां ईशा आ गई। उसे देखकर अमित फिदा हो गया और बोला, ये कौन है? ये मेरी छोटी बेटी है, ईशा, निशा की बहन। अरे वाह, आप इसी से मेरी शादी क्यों नहीं करवा देते? मुझे तो ये पसंद आ रही है। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगी, पहले निशा की शादी होगी। तभी अमित के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, ठीक है, मैं निशा से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दहेज में मुझे पैसे और गाड़ी के साथ साथ ईशा भी चाहिए। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? मतलब ईशा भी तुम्हारे साथ 2-3 महीनों के लिए मेरे घर पर जाएगी। क्या बेटा, ये कैसी बात हुई? वो कभी हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है? साली तो आधी घर वाली होती है, और मैं तो केवल 2-3 महीने के लिए जाने के लिए बोल रहा हूँ। निशा को भी अच्छा लगेगा, वो अकेली नहीं रहेगी। ईशा ने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मेरे ऐसा करने से अगर निशा की शादी हो जाए तो यही सही। ईशा मान गई और निशा की शादी पक्की हो गई। अमित बारात लेकर आया और निशा के साथ उसकी शादी हो गई। निशा के पिता ने अमित को एक नई गाड़ी दी और उसी गाड़ी में वो निशा के साथ बैठ गया। अरे ईशा, तुम भी आओ, तुम भी जाओगी ना हमारे साथ? हाँ हाँ, आती हूँ। निशा, तुम गाड़ी के सामने की सीट पर बैठ जाओ, ईशा मेरे साथ बैठेगी। क्यों? तुम्हारी बीवी तो मैं हूँ ना। हाँ, बीवी तो तुम ही हो, लेकिन मेरे साथ ईशा बैठेगी तो इलाके में मेरा नाम होगा। सब लोग बोलेंगे कि वाह, अमित ने कितनी सुंदर लड़की से शादी की है। निशा को बहुत दुख हुआ। उसका पति उसके साथ बैठकर नहीं जाना चाहता है। निशा सामने की सीट पर जाकर बैठ गई और ईशा को पीछे अमित के साथ ही बैठना पड़ा। अमित के घर के सामने गाड़ी जाकर रुक गई और अमित ईशा के साथ बाहर निकला। सब लोग ईशा को ही घूर घूर कर देखने लगे। अरे वाह, अमित के साथ वह लड़की बहुत खूबसूरत है। निशा की तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। घर के अंदर जाकर भी अमित ईशा को लेकर ही बिजी हो गया। सब लोग ईशा के पीछे पीछे ही भागने लगे। अरे तुम लोग मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो? मैं दुल्हन नहीं हूँ, दुल्हन तो मेरी बहन निशा है। अमित की माँ सरला ने कहा, दुल्हन तो तुम्हें ही होना चाहिए था बेटी। खैर, अब क्या ही कर सकते हैं। बहू, तुम अपने कमरे में चली जाओ। जी माँ जी। निशा अपने कमरे में चली गई और गुस्सा होकर बैठी रही। ईशा उसके पास आई। क्या हुआ निशा, मुंह फुलाकर क्यों बैठी है? मुंह फुलाकर नहीं बैठू तो क्या करूं? तू तो बहुत खुश होगी ना, सब लोग तुझे दुल्हन जो समझ रहे हैं। ये तू क्या बोल रही है निशा? मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, तेरी वजह से ही मुझे आना पड़ा। हाँ, बड़ा एहसान कर दिया मुझ पर। निशा और ईशा में झगड़ा हो गया। जिंदगी में पहली बार दोनों ने झगड़ा किया। निशा ने पूरा दिन ईशा का चेहरा भी नहीं देखा। दूसरी तरफ सरला और अमित आपस में बातें करने लगे। बेटा, मुझे तो ईशा जैसी बहू ही चाहिए थी, तूने फालतू में उस काली कलौटी से शादी कर ली। अरे माँ, अपने बेटे को क्या इतना बुद्धू समझती हो? मैंने इसीलिए तो ईशा को 3 महीने के लिए यहाँ बुलाया है। अगर मैं ईशा से शादी करता तो ना ही मुझे 10 लाख मिलते और ना ही ये नई गाड़ी। अभी देखो,
मुझे दहेज भी मिल गया और ईशा भी इस घर में आ गई। इन 3 महीनों में ईशा को मैं अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा। और उसके बाद अरे वाह बेटा, बहुत दिमाग चलता है तेरा। मैं भी इन 3 महीनों में ईशा की बहुत खातिरदारी करूंगी। बस फिर क्या था, दोनों ने काम शुरू कर दिया। सुहागरात में अमित निशा के कमरे में गया ही नहीं। सरला, ईशा और अमित पूरी रात एक साथ बैठकर गप्पे लड़ाते रहे। अरे जीजू, आज तो सुहागरात है, मेरी बहन इंतजार कर रही है, जाओगे नहीं कमरे में? मन नहीं है जाने का, मुझे यहीं पे अच्छा लग रहा है। उधर कमरे में निशा अमित के इंतजार में रोते रोते थक कर सो गई। अगले दिन से ईशा के साथ महारानियों की तरह बर्ताव किया जाने लगा। ईशा बेटी, क्या खाओगी नाश्ते में? मुझे तो आलू के पराठे पसंद हैं। तो फिर आज आलू के पराठे ही बनेंगे। बहू, आलू के पराठे बना कर लाओ। लेकिन माँ जी, मुझे तो पोहे खाने हैं। कभी और खा लेना पोहे, आलू के पराठे बना कर लाओ, ईशा को खाना है। निशा गुस्से में रसोई में चली गई। पता नहीं ये ईशा यहाँ क्यों आई है। लग रहा है कि वो इस घर की बहू है और मैं इस घर की नौकरानी। दोनों बहनों में फासला बढ़ता गया। ईशा की बहुत खातिरदारी होने लगी। रिश्तेदार भी घर आकर ईशा को देखकर उसी से बातें करके लौटने लगे। निशा तो बस खाना बनाने और घर साफ करने के लिए घर में आई थी। अमित भी निशा के साथ कमरे में नहीं सोता था, वो बाहर सोफे पर सो जाता था। एक दिन निशा ने ईशा से कहा, सुन ईशा, अब तू लौट जा, मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन तब तक सरला और अमित की खातिरदारी से ईशा भी पिघल चुकी थी। उसने कहा, क्यों, जलन हो रही है मुझसे? मैं क्या करूं? तेरी वजह से ही आई हूं इस घर में। अब 3 महीने में यहीं पर रहूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू यहाँ रहे। तेरे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता है निशा। तू इस घर की बहू नहीं, नौकरानी है। और इसी बात ने निशा को अंदर से तोड़ दिया। ईशा ने सोचा था कि सरला और अमित सच में इतने अच्छे हैं। सच में वो दोनों अपने घर की बहू का इतना ख्याल रखते हैं। उस दिन से निशा और ईशा में बातचीत बंद हो गई। लेकिन उसी रात को ईशा पानी पीने के लिए जब उठी तब उसने देखा अमित और सरला सोफे पर बैठकर कुछ बातें कर रहे हैं। बेटा, 3 महीने होने को हैं, अब तो शादी कर ले ईशा से। हाँ माँ, हमारा प्लान काम कर रहा है। ईशा पिघल रही है, बस कुछ दिन और। ईशा ने सब कुछ सुन लिया और उसे प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया। वो चुपके चुपके निशा के कमरे में गई और माफी मांगने लगी। निशा ने ईशा पर यकीन नहीं किया और उसके साथ बात करने से इनकार कर दिया। निशा, मुझे माफ कर दे। इन दरिंदों को पहचानने में मुझसे गलती हो गई। मुझे तुझसे बात नहीं करनी। तू गोरी है इसीलिए खुद को महान समझती है ना? लेकिन ईशा ऐसे हार नहीं मान सकती थी। अगले दिन सुबह सुबह बाजार से वो बाल झड़ने वाला तेल ले आई और सबके सामने उसने अपने सिर पर तेल रगड़ लिया और 1 मिनट के अंदर उसके सर से सारे बाल गिर गए। ईशा गंजी हो गई। छी ईशा, ये क्या किया तुमने? क्यों? देखो ना मेरी तरफ। अब पसंद नहीं आ रही हूं मैं? अब शादी करनी है ना मुझसे? नहीं, मुझे किसी गंजी लड़की से शादी नहीं करनी। यही हो तुम अंदर से। दरिंदे और लड़कियों को बाहर की सुंदरता से मापते हो। तुम और तुम्हारी माँ घटिया इंसान हो। मुझे नहीं रहना इस घर पर। मुझे भी नहीं रहना। चल बहन, हम शादी नहीं करेंगे, हम दोनों एक साथ रहेंगे। और हाँ, 10 लाख रुपए और नई गाड़ी सूद समेत वापस कर देना। ये बोलकर दोनों बहनें चली गईं। अमित को झटका लगा। उसे सब कुछ सूद समेत वापस करना पड़ा। ईशा और निशा ने फिर कभी शादी नहीं की। वो दोनों मायके में ही खुशी खुशी रहने लगी। संजना और सौरभ की शादी को 2 साल हो गए थे। संजना बहू, इससे पहले कि मैं इस दुनिया को अलविदा कह दूं, मेरी गोद में एक पोता या पोती दे दे। उनके साथ खेलूंगी तो शायद मैं कुछ दिन ज्यादा जी लूं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। रात में संजना ने ये बात सौरभ को बताई। तो दे दो ना माँ को पोता या पोती। लेकिन सौरभ, आप तो जानते ही हैं कि मेरा नौकरी करना कितना जरूरी है। सिर्फ आपकी कमाई से घर कैसे चलेगा? देवर जी की पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई है। उनकी पढ़ाई का खर्चा, घर के खर्चे, ये सब आप अकेले कैसे कर पाएंगे? तुम्हें मेरी और इस घर की कितनी फिक्र है? गौरव की पढ़ाई इस साल पूरी हो जाएगी। उसकी नौकरी लगते ही हम बेबी प्लान कर लेंगे। मैं माँ को समझा दूंगा। सौरभ दूसरे दिन योगमती को समझा देता है। माँ, गौरव की नौकरी लग जाने दो। जब वो घर के खर्चों में मेरा हाथ बटाने लगेगा तब संजना तुम्हें पोते पोती का सुख जरूर देगी। ठीक है बेटा। साल खत्म होते होते संजना के देवर गौरव की पढ़ाई पूरी हो गई और उसे जॉब भी मिल गई। कुछ दिनों बाद गौरव एक लड़की को लेकर घर आता है। गौरव बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये निकिता है। हम दोनों कॉलेज में ना एक साथ पढ़ते थे, अब जॉब भी एक साथ करते हैं। अब हम दोनों एक दूसरे से ना बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। माँ, लेकिन बेटा,
पहले हमें निकिता के घर वालों से बात करनी होगी। माँ वो लोग पहले से ही इस रिश्ते के लिए तैयार है माँ। वो शादी की बात करने कल हमारे घर ही आ रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है देवर जी, आपने मेरे लिए देवरानी ढूंढकर मेरी सारी मुश्किलें खत्म कर दी। हम जल्दी से आप दोनों की शादी करा देंगे। दूसरे दिन निकिता के माता पिता घर आते हैं और दोनों की शादी पक्की हो जाती है। कुछ दिन के बाद गौरव और निकिता की भी शादी हो जाती है। एक रात सभी खाना खाने के लिए एक साथ बैठे थे, तभी संजना को चक्कर आ गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। संजना संजना क्या हुआ तुम्हें? सौरभ बेटा, तू जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। उधर निकिता भी उल्टियां करने लगी। न जाने निकिता को क्या हो गया है, वो भी उल्टियां कर रही है। हे भगवान, मेरी दोनों बहुओं को किसकी नजर लग गई। तभी डॉक्टर आता है और दोनों का चेकअप करता है। घबराइए मत माँ जी, अब आप खुश हो जाइए। आप दादी बनने वाली हैं। आपकी दोनों बहुएं गर्भवती हैं। क्या? भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं एक साथ दो दो पोते पोतियों के साथ खेलूंगी। समय बीतता जाता है। 9 महीने बाद संजना और निकिता दोनों एक एक बेटी को जन्म देती हैं। कुछ दिनों तक दोनों मैटरनिटी लीव पर रहती हैं, लेकिन लीव खत्म हो जाने के बाद, गौरव मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, कल से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना होगा। लेकिन तुम ऑफिस चली जाओगी तो हमारी मिट्टी का ख्याल कौन रखेगा? मिट्टी के लिए हम कोई आया रख लेंगे। नहीं निकिता, मैं मेरी बच्ची आया के हवाले नहीं छोड़ सकता। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि ऑफिस में मेरा प्रोफाइल कितना हाई है, मुझे प्रमोशन भी मिलने वाला है, मैं ये सब कैसे छोड़ दूं? गौरव और निकिता की बात संजना सुन लेती है। रात को खाने के टेबल पर संजना कहती है, माँ जी मेरी मैटरनिटी लीव खत्म हो रही है, कल से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, लेकिन मैंने कुछ फैसला किया है। तूने क्या फैसला किया संजना बहू? यही कि मैं जॉब छोड़ दूंगी। निकिता भी कल से ऑफिस जाएगी तो दोनों बच्चियों को कौन संभालेगा? मैं घर पर रहकर दोनों बच्चियों को संभालूंगी। लेकिन संजना, ऑफिस में तुम काफी हाई पोस्ट पर थी। जॉब करना, अपनी पहचान बनाना तुम्हारा पैशन है। सौरभ, मेरे लिए दोनों बच्चियों से जरूरी कुछ भी नहीं। इस वक्त बच्चों को पेरेंट्स की परवरिश मिलना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें ये सब अभी नहीं मिला तो उनका भविष्य खराब हो सकता है। संजना बहू, तू कितनी समझदार है। तूने पिंकी के साथ साथ अपने देवर की बेटी मिट्टी को भी अपना माना। इसमें अपना क्या मानना माँ जी, मिट्टी मेरी ही तो बेटी है। मैंने कभी उसे पिंकी से अलग समझा ही नहीं। थैंक यू भाभी, आपने मेरी सारी मुश्किलें हल कर दी। दूसरे दिन से निकिता ऑफिस जाने लगती है और संजना घर पर रहकर घर के काम करती और दोनों बच्चियों की देखभाल करती। यहाँ तक कि वो अपनी देवरानी की बेटी मिट्टी को अपनी बेटी पिंकी से ज्यादा प्यार करती। एक दिन संजना की बेटी पिंकी रो रही थी, तभी योगमती उसके कमरे में जाती है। अरे संजना, पिंकी कब से रो रही है? इसने सूसू कर दिया है। तूने इसका डायपर नहीं बदला और अभी तक इसे दूध भी नहीं पिलाया। माँ जी, मैं मिट्टी को नहला रही थी। योगमती ने देखा कि संजना अपनी देवरानी की बेटी मिट्टी को अपना दूध पिला रही थी। संजना, तू मिट्टी को अपना दूध पिला रही है तो पिंकी को क्या पिलाएगी? माँ जी, मैं पिंकी को ऊपर का दूध पिला दूंगी। संजना ने अपनी देवरानी की बेटी मिट्टी को दूध पिलाकर सुला दिया। उसके बाद उसने अपनी बेटी पिंकी का डायपर हटाकर उसे नहलाया और उसे ऊपर का दूध पिला दिया। योगमती मन ही मन सोचती है, मेरी बड़ी बहू कितनी समझदार है। वो अपनी देवरानी की बेटी को अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती है। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। दोनों बच्चियां बड़ी हो रही थी। संजना देवरानी की बेटी मिट्टी की हर जिद पूरी करती। मिट्टी बेटी, आज नाश्ते में क्या खाएगी? बड़ी माँ, मैं आलू के पराठे खाऊंगी। माँ, मुझे आलू के पराठे नहीं खाना, मैं पास्ता खाऊंगी। पिंकी बेटी, आलू के पराठे बनेंगे तो तेरी दादी भी खा लेंगी, इसलिए मैं सबके लिए आलू के पराठे बनाऊंगी। माँ, तुम हमेशा मिट्टी की पसंद का खाना बनाती हो। हर बार उससे ही पूछती हो कि क्या खाना है। मुझसे कभी नहीं पूछती। मुझे हमेशा वही खाना होता है जो मिट्टी को पसंद है। पिंकी, ऐसा नहीं कहते, मिट्टी तुम्हारी बहन है। लेकिन आप मिट्टी को ज्यादा प्यार करती हो और मुझे कम। मुझे अभी चॉकलेट आइसक्रीम खानी है। ठीक है, मैं तुम दोनों के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आती हूँ। संजना इस तरह से अपनी बेटी पिंकी को समझाती है। कुछ दिनों के बाद, सौरभ, मिट्टी और पिंकी 3 साल की हो गई हैं। दोनों का दाखिला स्कूल में करवाना होगा। देखो संजना, मेरे पास तो टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दोनों का एडमिशन करवा दूंगी। दूसरे दिन संजना पिंकी और मिट्टी को लेकर स्कूल जाती है और दोनों का एडमिशन एक ही स्कूल में करवा देती है। दोनों बच्चियों का एडमिशन एक ही स्कूल में हो जाता है। अब संजना रोज सुबह उठकर दोनों को तैयार करती और स्कूल भेजती। ये क्या माँ, तुमने मुझे नाश्ता तो दिया ही नहीं, मिट्टी को तो दे दिया। तुझे भी दूंगी पिंकी बेटी, 2 मिनट रुक जा। संजना पिंकी को नाश्ता देती है। पिंकी खुद से जैसे तैसे नाश्ता करती है
लेकिन मिट्टी को संजना अपने हाथों से खिलाती है। ये देखकर पिंकी को बहुत बुरा लगता है। स्कूल से आने के बाद संजना दोनों बच्चियों को पढ़ाने बैठ जाती। वो मिट्टी का होमवर्क पहले करवाती और पिंकी का बाद में। धीरे धीरे दोनों बच्चियां कक्षा 1 में पहुंच गई। इधर एक दिन संजना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उस दिन निकिता छुट्टी लेकर घर पर ही रहती है। तभी उसकी सहेली उससे मिलने आती है। हाय निकिता, ये तेरी बेटी है क्या? हाँ, बड़ी प्यारी है, लेकिन लगता है तू इसकी देखभाल ठीक से नहीं करती। लेकिन तू ऐसा क्यों कह रही है? तेरी बेटी कितनी पतली और कमजोर है। तेरी बेटी जितना बड़ा मेरा बेटा है, वो तो काफी तंदुरुस्त है। मैं उसे बहुत अच्छे से खिलाती पिलाती हूँ। तेरी बेटी पढ़ने में भी कमजोर है। मेरा बेटा भी तो उसी स्कूल में पढ़ता है जहाँ तेरी बेटी पढ़ती है। वो तो मुझे सब बताता है मिट्टी के बारे में। वहीं तेरी जेठानी की बेटी पिंकी काफी तंदुरुस्त है और पढ़ने में भी तेज है। बस फिर क्या था। निकिता को गुस्सा आ गया। आरती के जाने के बाद उसने संजना को खूब खरी खोटी सुना दी। दीदी, आपने तो कहा था कि आप दोनों बच्चियों की जिम्मेदारी उठा लेंगी। ये जिम्मेदारी उठाई आपने मेरी बेटी को तो ना ठीक से खिलाया पिलाया और ना ही उस पर ध्यान दिया। आपकी वजह से मेरी बेटी पढ़ने में भी कमजोर है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा था तो आपने कहा ही क्यों था कि आप दोनों बच्चियों की देखभाल कर लेंगी। ये तो क्या कह रही है निकिता? संजना ने हमेशा मिट्टी को पिंकी से ज्यादा प्यार दिया है। दोनों बच्चियों को पालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। आप रहने दीजिए माँ जी, मुझे सब पता चल गया है। तभी मिट्टी निकिता के पास आती है और जोर से चिल्लाकर कहती है, मम्मी, ये तुमने कैसा नाश्ता दिया है? ना तुमने ब्रेड टोस्ट किया है, ना उसमें जैम लगाया है। लेकिन मिट्टी बेटा, मैंने इसमें बटर तो लगाया है ना। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि मैं बटर नहीं खाती, मैं ब्रेड के साथ जैम खाती हूँ। बड़ी मम्मी मुझे ब्रेड टोस्ट करके उस पर जैम लगा कर देती हैं, और दूध भी तुमने सादा दे दिया है। मैं चॉकलेट दूध पीती हूँ। तुम मुझे कुछ भी खिलाने से पहले बड़ी माँ से पूछ लिया करो। और आज तुम्हारी वजह से हम दोनों स्कूल नहीं जा सके। तुमने हमें समय पर तैयार भी नहीं किया। मिट्टी की बातें सुनकर निकिता की आंखें खुल जाती हैं। संजना दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आरती की बातों में आकर मैंने आपको भला बुरा कह दिया। मुझे पता चल गया है कि मिट्टी की असली माँ आप ही हैं। निकिता की गलतफहमी दूर हो जाती है और संजना दोनों बेटियों की जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगती है।